हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। और हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट इसको, है ना। इसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, वो हम निकलवा चुके हैं। और इसके अलावा इसका रिजल्ट डिस्कस कर चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बचता है हमारा, वो ये है कि अगर क्या हो कि एक कैपेसिटर में इस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अलग अलग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, देखो कि उसमें ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि वो पैरेलल है। जैसे ये एक कैपेसिटर है ना, मतलब ऐसे की जगह मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये इसका एक टर्मिनल है, सपोज करो P, और ये इसका दूसरा टर्मिनल है N। अब मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया अलग अलग रीजन्स में, पहला रीजन, दूसरा रीजन, ठीक है। इधर वाला जो रीजन है ना, इसमें मैंने एप्सिलॉन R1 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम है ना। इधर वाले में जो है एप्सिलॉन R2 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम है, ठीक है। और इधर वाले में मैंने एप्सिलॉन R3 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल या मीडियम जो है डाला हुआ है। समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो ये ऐसा दिख रहा है जैसे तीन अलग अलग कैपेसिटर्स जो है वो कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं भाई, पैरेलली जुड़े हुए हैं, ठीक है। कैसे पता चला, इधर इस वाली डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसी तरीके से भरा हुआ है, और इधर मैंने जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिया है ना, वो इस तरीके से दिया है कि इधर इस वाली प्लेट पर तो कम्प्लीटली है पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठा हुआ है ना, और इधर जो है नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो हमें पता है कि जिधर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पर कनेक्ट हो और सारा का सारा नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट पर कनेक्ट हो, तो ऐसा कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो कहने का मतलब ये कि हमने एक ही कैपेसिटर को इस तरीके से तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, उनके अंदर अलग अलग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल फिल करके, कि वो ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए कि जैसे तीन अलग अलग कैपेसिटर्स कैसे जुड़े हुए हो, पैरेलली जुड़े हुए हैं। जैसे इससे पहले हमने इस तरीके से उसको कनेक्ट किया था कि वो तीन कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट थे, अलग अलग डायलेक्ट्रिक मटेरियल को मैंने एंटर करा दिया था, ठीक है। और फिर उनको कॉम्बिनेशन इस तरीके से दिया था कि वो कैसा हो, सीरीज़ में हो, मतलब था एक ही, लेकिन हमने उसके अलग अलग रीज़न, अलग अलग जगह बना दी थी उसके अंदर, और अलग अलग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल मैंने उसके अंदर एंटर करा दिया था। समझ में आ गई। और हमने देखा था कि वहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना निकला था, ठीक है। अब की बार कैसे जुड़े हुए हैं ये, पैरेलली। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, देखो इसी का दूसरा डायग्राम है ना। कैसे, अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूँ तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे, ऐसे नहीं, इसको ब्रेक करेंगे, एक पार्ट तो ये, एक पार्ट ये, और एक पार्ट ये, दिख रहा होगा आपको, तीन अलग अलग पार्ट। इधर आपका सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव, इधर क्या होगा, सिर्फ नेगेटिव, इधर सिर्फ पॉजिटिव। ऐसे ही तो है, यूँ समझ लो कि मैंने ब्रेक कर दिया इनको बीच में से, ताकि आपको ठीक से समझ में आए, ठीक है। और इधर केवल क्या है, नेगेटिव। इसमें भरा हुआ है एप्सिलॉन R1 वाला, ये तो एप्सिलॉन R1 है। इसमें भरा हुआ है एप्सिलॉन R2 वाला, और इसमें जो है आपका एप्सिलॉन R3 वाला। इधर आपके पास P है, तो ये तो एक तरफ जुड़े हुए हैं पॉजिटिव वाली तो, है ना, और इधर एक तरफ जुड़ी हुई है नेगेटिव वाली एन टर्मिनल पर, ठीक है। ये नेगेटिव वाली एक तरफ, तो ये हो गया ना पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल के लिए तो हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है। कैसे निकालते हो भाई, हम ऐसे निकालते हैं, सिंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा इसके बारे में लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं पहले, लेट अस कंसीडर a capacitor is filled with different dielectric constant with different medium of dielectric constants epsilon R1, epsilon R2 and epsilon R3, ठीक है, ठीक है। this will become such that three capacitors are connected parallelly। मतलब हमने किया तो क्या है कि एक ही कैपेसिटर में तीन अलग अलग मीडियम डिवाइड किए हैं, अलग अलग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले, पर वो दिखेगा कैसे, उनको हमने इस तरीके से डिवाइड किया है कि वो ऐसा लगेगा कि तीन कैपेसिटर्स कैसे जुड़े हैं, पैरेलली, ठीक है। देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, उसको हम किससे दिखाते हैं, पैरेलल में CP से, और वो क्या होगा,
C1 प्लस C2 प्लस C3, डायरेक्ट ऐड करके ही तो निकालते हैं अपन, याद है। अच्छा, ये तो वन इक्वेशन हो गई। अब C1 कितना होगा, अब आपको पता होना चाहिए कि जब एक कैपेसिटर के अंदर कम्प्लीटली डाइलेक्ट्रिक फिल किया हुआ होता है तो उसका C1 यानी कि उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, याद है आपको कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन स्मॉल डी होता है ना। लेकिन पहले के लिए एप्सिलॉन आर 1 और उसकी थिकनेस कितनी लेकर के चलेंगे अपन, थिकनेस तो भाई डी ई है, देखो डी है कि नहीं है, हर बार ये डिस्टेंस लेते हैं अपन, ये तो डी है, इसके लिए भी डी है, इसके लिए भी डी है, इसके लिए भी डी है, अब की बार ये चेंज नहीं हो रही है। जबकि आपने देखा था जहाँ हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया था, जहाँ हमने एक में से ही 3 पार्ट किए थे, अगर आपको याद हो तो वहाँ पर क्या हुआ था, अलग अलग थिकनेस के बन गए थे। क्यों पता है कैसे, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कनेक्शन था, हमने ऐसे डिवाइड किया था उनको, एक ये, तो ये जो पूरा D था ना, ये अलग अलग में टूट गया था, T1 में, T2 में और T3 अलग अलग मोटाई में टूट गया था। ये तो T1 थी, ये T2 थी और ये वाली जो है वो T3 थी, क्योंकि हमने उनको ऐसे डिवाइड किया था। लेकिन अब की बार कैसे किया है इनको डिवाइड, अब की बार ऐसे डिवाइड किया है। समझ में आ रही है बात, अंतर समझ में आ रहा है। तो ये तो हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव आ गए, यहाँ पे सारे नेगेटिव आ गए। लेकिन यहाँ पे क्या था, हमने बीच में से इनको डिवाइड किया था, यहाँ पे एप्सिलॉन R1 भरा था, यहाँ एप्सिलॉन R2 भरा था, यहाँ पे एप्सिलॉन R3 भरा था। समझ में आ गई। तो जो पूरी की पूरी दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है वो इन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, T1 T2 T3 में। लेकिन जब मैं आपकी बार ऐसे डिवाइड करूँगी तो ये तो सभी के लिए डी ही रहने वाली है, इसके लिए भी डी, दूसरे वाले के लिए भी डी रहेगी और तीसरे वाले के लिए भी डी रहेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। ये कैपेसिटर ही तो है, कैपेसिटर ऐसे वाला कैपेसिटर, यूँ देखो इसको खड़ा, तो प्लस और नेगेटिव के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी तो है। ऐसे थोड़ी ना देखेंगे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस थोड़ी ना देखेंगे, ऐसे नहीं है भाई, कैपेसिटर आड़ा रखा हुआ है ऐसे। यहाँ पे भी तो ऐसे ही कहा था मैंने, इसको ऐसे सीधा कर लो, तो यहाँ पे भी 2 कैपेसिटर से, एक इधर एक इधर। समझ में आ गई। इस पर प्लस क्यू था, इस पर माइनस क्यू था, फिर इधर प्लस क्यू था, फिर इधर माइनस क्यू था, ऐसे था। अंतर समझ में आ रहा है। सीरीज़ तो ये तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन था, यहाँ पर कैसे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। समझ में आ गई। तो अब की बार ये चेंज नहीं होगी स्मॉल डी, ये T1 T2 T3 नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, C2 कितना होगा दूसरे के लिए, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। C3 कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3, ठीक है, अपॉन स्मॉल डी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर चेंज होगी, और वो पता है क्या है, एरिया। पिछली बार तो क्या था, ये एरिया जो था हमारा इक्वल था, हमने हर जगह पर ए ही लिखा था। लेकिन अब की बार पता है इस मोटाई की जगह पर क्या चेंज होगा, अरे भाई एरिया चेंज होगा ना। देखो अब ये आपने इस पूरे एरिया को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, एक ये और एक ये, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, A1 A2 और A3। समझ में आई। तो अब की बार डिस्टेंस चेंज नहीं होगी लेकिन एरिया चेंज होगा। समझ में आ गई। ये आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है कि जब आपने बीच ऐसे अब की बार प्लेट को ऐसे बीच में से काटा है तो जो एरिया है वो ही तो चेंज होगा। डिस्टेंस तो ये डी ही है, ये भी डी है, ये भी डी है, लेकिन यहाँ पर ये जो डी है ये 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गई थी, पर एरिया सबका सेम था, एरिया स्मॉल ए ही था सभी का। बात समझ में आई आपको, ठीक है। ओके, अब देखो सी पी कितना आएगा, देयरफॉर सी पी C1 C2 C3 की वैल्यू यहाँ रख दो, A1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन स्मॉल डी प्लस A2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन स्मॉल डी प्लस A3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 है ना, ये एप्सिलॉन R3 है अपॉन स्मॉल डी। अब क्या हो जाएगा, सी पी इज इक्वल्स टू, क्या क्या कॉमन ले लो, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचेगा, A1 एप्सिलॉन R1 है ना, प्लस A2 एप्सिलॉन R2 प्लस A3 एप्सिलॉन R3। आर ना ऐसे नीचे है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे बन जाता है जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, जब आपने एक ही कैपेसिटर को डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पर आकर ख़त्म होता है। सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का एंड होता है ना। और इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, आपने देखा कि जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा तो वहाँ पर जो इक्विवेलेंट होगा वो ऐसे इन रिवर्स करके निकलेगा, जितने भी कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर n कनेक्ट किए हैं आपने तो आपके लिए जो 1/CS होगा वो n/c होगा, यानी कि जो CS है वो c/n आएगा अगर आप n कनेक्ट करोगे इक्वल। और अगर आप क्या करोगे, ये तो था सीरीज़ का, है ना, समरी बता रही हूँ एक लास्ट में। और पैरेलल में कैसे होगा, पैरेलल में होगा
जो सी पी है इक्विवेलेंट वो सभी को आराम से ऐसे सीधे ऐड करके निकलेगा। अगर एन जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे एन सी, सारे ऐसे सी इक्वल है, C1 C2 C3 इक्वल है तो ऐसे जुड़ जाएगा। समझ में आ गई। इसमें क्या होता है, कैपेसिटेंस जो है वो कम हो जाता है, यानी कि जब सीरीज़ में कनेक्ट करते हो तो कैपेसिटेंस कम हो जाता है, जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो बढ़ जाता है। तो सर्किट में जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कम करने के लिए सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, और जब अगर वोल्टेज कम है और कैपेसिटेंस ज़्यादा चाहिए तो उनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब है ना, इसको बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल या डेरिवेशन में से कुछ एक तो आता ही आता है, पहले भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें सीरीज़ का भी आ जाएगा आपका और पैरेलल का भी आ जाएगा। जैसे एक ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये आपके दो कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इधर आपका एक और कैपेसिटर और इधर आपके बैटरी कनेक्ट की हुई है, ठीक है। इधर आपका P टर्मिनल, इधर Q टर्मिनल और इधर है आपका N टर्मिनल, ठीक है। इस पर 10 माइक्रोफेरेड दे रखा है इन्होंने, ये कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड का है, ये 20 माइक्रोफेरेड का है ना। इसको आप C1 कह लो, इसको C2 कह लो, है ना। और ये आपके पास C3 है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, 30 माइक्रोफेरेड दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन में। और इधर बैटरी हमने कनेक्ट की हुई है, और बैटरी कितने की है, बैटरी कनेक्ट की हुई है जो अभी बताती हूँ, बैटरी नहीं दे रखी है कि कितने वोल्टेज के, वैसे में ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड N पॉइंट्स। मतलब हमें क्या करना है, इस P और N के बीच में कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो बता दो। मतलब कहने का ये है कि या तो आप जितना भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा या तो आप ऐसे जोड़ दो, या फिर उनको ऐड करके और जैसे भी आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है वो निकाल करके एक कैपेसिटर जोड़ दो उनकी जगह, मतलब 3 की जगह पर एक ही जोड़ दो। तो हमें पता लगाना है कि कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा यहाँ पे। समझ में आ गई। देखो सोल्यूशन देखो, हमें दिख रहा है, पहले पी एन को मत देखो, पहले पी क्यू टर्मिनल को देखो। पी क्यू टर्मिनल में दो कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और क्यू एन टर्मिनल एक अलग से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गए। तो पी क्यू और क्यू एन मिलकर के पी एन टर्मिनल हो गए। तो पहले पी क्यू के बीच में निकालो कि कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। और पी क्यू में दिख रहा है आपको सीधा सीधा ये दो कैपेसिटर कैसे जुड़ रहा है, पैरेलल में जुड़ रहे हैं। इनकी पॉजिटिव प्लेट एक जगह जुड़ी हुई है यहाँ पे, और दो नेगेटिव प्लेट एक जगह जुड़ी हुई है यहाँ पे। सही है। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्या हो गया, ठीक है। होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल calculate the equivalent capacitance, the equivalent capacitance between P and Q points. Since both capacitors are parallelly तो है, therefore CP कैसे निकालोगे, C1 + C2 करके तो निकालोगे। तो CP कैसे निकलेगा, 10 + 20 माइक्रोफेरेड। तो CP कितना आ गया, 30 माइक्रोफेरेड, सीधा सीधा। तो ये तो पैरेलल का आ गया, यानी कि PQ टर्मिनल के बीच में आ गया। अब आप कैसे कनेक्ट करोगे, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा कि इनके बीच में यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। देखो यहाँ पे 30 जुड़ गया, इस 10 और इस 20 को मिला करके हमने जो इक्विवेलेंट निकाला वो 30 था, ये ऐसे जुड़ गया। और ये तो बन गया CP, और ये है C3। कितना है C3 आपके पास 30 माइक्रोफेरेड। फिर बैटरी कनेक्ट है, ऐसे देख सकती हूँ ना अब मैं इसको, क्योंकि मैंने इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब ये P टर्मिनल हो गया, अब ये N टर्मिनल हो गया, है कि नहीं। तो अब मैं P N के बीच में निकाल सकती हूँ। मुझे पता है CP और C3 आपस में कैसे है, सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। पहले की दूसरी प्लेट दूसरे की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, नाउ वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड N। कैसे निकालेंगे, 1/CS, सीरीज़ वाले का कैसे निकालोगे, 1/CP + 1/C3 करके। क्योंकि एक है CP दूसरा है C3, वैसे तो 1/C1 + 1/C2 + 1 ऐसे चलता है, लेकिन पहला कौन सा है, CP, दूसरा C3, दोनों का रिवर्स कर दो, वो आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/CS = 1/30 + 1/30। एलसीएम ले लो, कितना आएगा इसका,
मतलब एलसीएम की भी क्या ज़रूरत है, 2/30, एक 1/30 और दूसरा 1/30 मिलकर 2/30, तो ये कितना हो गया 1/15, है ना। तो सी एस कितना आ गया 15 माइक्रोफेरेड। सीधा भी तो करोगे ना इसको 1/CS और 1/15 को, तो ये आपके पास सीरीज कैपेसिटेंस होगा। तो इसलिए आपको इसका मतलब क्या है कि आप इन, या तो आप पैरेलल की जगह आपने ये जोड़ा, तो आप सीरीज की जगह पर एक जोड़ सकते हैं। मतलब मैं ऐसे कनेक्ट कर दूँ, तो अगर आप यहाँ पे 15 माइक्रोफेरेड भी कनेक्ट कर दोगे ना, तो वो भी इतना ही कैपेसिटेंस देगा जितना ये मिल करके देगा। इसका ये मतलब है। समझ में आ गई बात आपको। तो इस तरीके से ये वोल्टेज हो गई और ये आपके पास क्या हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया, इज इक्वल्स टू 15। तो आप ये जोड़ दो तो भी उतना ही कैपेसिटेंस मिलेगा, या ये पूरा जोड़ दो तो भी उतना ही कैपेसिटेंस मिलेगा, क्योंकि हमने निकाल लिया दोनों को पैरेलल करेंगे तो ये आएगा, दोनों का सीरीज करेंगे तो यही आएगा। समझ में आ गई बात। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आता आप लोगों का। ठीक है, बस आपको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानना है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, वोल्टेज दे रखी है, चार्ज वार्ज दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, बस टॉपिक समझ में आ गए ना, तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में नेक्स्ट नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।